नमस्कार, HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में आयोजित सहकारिता मेले में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम ने तमाम योजनाओं के लाभार्थियों को चेक बांटे और सहकारिता के क्षेत्र में सरकार के किए गए कामों को गिनवाया। आपको बता दें कि मंगलवार को सांसद अजय भट्ट और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने संयुक्त रूप से इस मेले का शुभारंभ किया था। जहां ग्रामीण जनता को गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं, साथ ही 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी विकसित किया गया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, आधार सेवाओं सहित अनेक डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि 13 जिलों की 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर भी अपलोड कर दिया गया है। इससे सारी जानकारी हमारे सामने एक पारदर्शी तरीके से हमारे सामने उपलब्ध रहेगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने फरवरी 2023 से लेकर अब तक 800 नई पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां, 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत जहां गत वर्ष किसानों से मंडुआ की खरीद MSP 42.90 यानी कि 42 रुपए 90 पैसे प्रति किलो की दर से की गई थी, वहीं इस वर्ष किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए मंडुआ की खरीद 48 रुपए 86 पैसे प्रति किलो की दर से की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जहां एक और किसानों और स्वयं सहायता समूह को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। वहीं सहकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण भी दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किया गया है। आज प्रदेश के सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा पूंजी है, जो इन संस्थाओं के प्रति जनता के भरोसे का स्पष्ट प्रमाण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आज सहकारी बैंकों में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा महिला सहकारिता समितियों और स्वयं सहायता समूह को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इन समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत धुरी भी बन रही है। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश की 1,68,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रचने का काम किया है। मुझे यह जानकर भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि इस मेले में सहकारिता के माध्यम से पर्यटन विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहलें की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों को नए अवसर प्राप्त होने के साथ साथ सांस्कृतिक एवं आर्थिक समृद्धि को भी एक नई दिशा मिलेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार हल्द्वानी नगर के विकास और नागरिकों के कल्याण की दिशा में भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमने हल्द्वानी में जहां 50 बेड के योग एवं आयुष अस्पताल का निर्माण कार्य कराया है, वहीं ओपन जिम, सामुदायिक केंद्रों, अंबेडकर पार्कों का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में राजकीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी तेजी के साथ चल रहा है। यही नहीं, हम जहां एक और हल्द्वानी में 792 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड का निर्माण कार्य करवा रहे हैं, वहीं हल्द्वानी और लालकुआ के बीच बाईपास रोड का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ ही
करोड़ों रुपए की लागत से हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र की सभी सड़कों का सुधारीकरण का भी कराया जा रहा है। हमारी सरकार क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार करने के साथ ही रेल और हवाई कनेक्टिविटी में भी व्यापक स्तर पर सुधार कर रही है। जैसा अभी माननीय सांसद जी ने बताया कि बहुत जल्दी आप सबको हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्र के लोगों को यहीं हमारे पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सेवाएं मिलने जा रही हैं। उसकी सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। लगभग 1000 एकड़ जमीन भारत सरकार को स्थानांतरित कर दी गई है। इसके साथ ही बिड की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। जल्दी ही उस पर कार्य प्रारंभ होने वाला है। हम उसको ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीन फील्ड के रूप में, और जिससे देश में ही नहीं बल्कि आने वाले समय में विदेशों की उड़ानें भी यहीं से हो पाएंगी। जमरानी बांध परियोजना आप सबको पता है, लंबे समय से जो योजना प्रतीक्षारत थी, उस योजना पर भी तेजी से कार्य चल रहा है। आप सबके सहयोग से आने वाले समय में तराई भाबर के पानी की समस्या का भी समाधान हो सकेगा। आज इसके साथ ही हल्द्वानी और मुंबई के बीच लालकुआ एक्सप्रेस ट्रेन की भी शुरुआत हो चुकी है। वहीं हल्द्वानी से मुंशियारी, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी प्रारंभ हो चुकी है। इतना ही नहीं, हमने पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हल्द्वानी में देश के पहले पॉलिनेटर पार्क का निर्माण भी कराया है। वहीं हल्द्वानी को विज्ञान एवं नवाचार का एक प्रमुख केंद्र बनाने हेतु देश के पहले एस्ट्रो पार्क के निर्माण की दिशा में भी बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। आने वाले समय में यह भी योजना हमारी धरातल पर उतरेगा। यही नहीं, हम खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हम हल्द्वानी में उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। कुछ एक औपचारिकताएं रह गई हैं, जल्दी ही वो पूरी हो जाएंगी तो यहाँ खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने हल्द्वानी को क्लीन एवं ग्रीन सिटी बनाने के उद्देश्य से व्यवस्थित वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली विकसित करने के साथ साथ लीगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं की शुरुआत भी की है। इसके साथ ही हल्द्वानी में विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के साथ ही जाम की समस्या को हल करने के लिए 450 वाहनों की पार्किंग क्षमता वाले मल्टी स्टोरी बहुउद्देशीय पार्किंग भवन का निर्माण भी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, आपके बगल में ही हम खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की स्थापना के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र के विकास को गति देने का प्रयास भी। अब सीधे आपको गुरदासपुर लिए चलते हैं, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम भगवंत मान जनता को संबोधित कर रहे हैं। जा रहे हैं लोगों की वीडियो भी आ रही ने कि चलो पटड़ी ते आवे, जिंदगी थोड़ी जी ली ते आवे। अज 30,000 तो ज्यादा हड़ प्रभावित जेडे घर जिन्हां दे ढह गए उन्हां दे मुआवजे की शुरुआत करन लगे हां। 377 करोड़ तो ज्यादा पैसे पंजाब सरकार वालों इन्हां घरां नूं बनाउण वास्ते जारी किए जा रहे हैं। 1,20,000 रुपया एक घर का, जिहदे च पहला घट किश्त हुंदी सी शुरू वेले, असीं उहनूं 70,000 करता कि 70,000 पहला दिओ ताकि शुरुआत होवे, बाकी 2 किश्तां च 50,000 रुपया, 2 लाख तक भी दिता घरां च। टोटल 30,000 चों 8,056 घर 8,056 घर कल्ले गुरदासपुर जिले के ने जिन्होंने अज मुआवजा जिहड़ा शुरू कर रहे। कुछ यह जे भी ने राजनीतिक लोग जिहड़े लोगों के घरां च अग्गां लाउंदे आ, भड़काउंदे आ, नफरत की राजनीति करते आ, दंगे कराउंदे आ। उन्हां दी राजनीति अग्गां नाल चलदी है, उन्हां दी राजनीति लਹਿੰਦੀਆਂ पग्गां नाल चलदी है। साडी राजनीति कंमां नाल चलदी है, साडी राजनीति पढ़ाइयां नाल चलदी है, साडी राजनीति वधिया मुहल्ला क्लीनिक हस्पताल ते दवाइयां नाल चलदी है। असीं वो नहीं हैगे जी।
ਅਸੀਂ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ। ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹ? ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪੁਲ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ, ਬਸਤਿਆਂ ਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ 194 ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਕੱਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 23 ਕੱਲੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟਰੈਕ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, फुटबॉल का भी होगा, वो इंडोर भी होंगे गेमां दे जेड़े। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में राज्य आंदोलनकारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ, जहां खड़खड़ी शमशान घाट पर उनके समर्थकों का जन सैलाब उमड़ा रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पूर्व मंत्री के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर अंतिम श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर और अंतिम सलामी के साथ दिवाकर भट्ट का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री के निधन पर मुख्यमंत्री ने हरिद्वार जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में 1 दिन का अवकाश घोषित कर दिया। जी को और फिर मुझे लगातार उनसे टेलीफोन से बात होती रहती थी, और ये निश्चित रूप से बहुत ही हमारे लिए दुखद है, क्योंकि जब मैं उनके घर पे बीएचएल उनके घर पे मिलने गया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि रावत जी, जिस सपने को लेकर हमने ये उत्तराखंड बनाया है, कहने का ऐसा लग रहा है कि वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, और हम सब एक बार फिर से एक बार लड़ाई लड़ी हमने उत्तराखंड राज्य के लिए, और अब इस राज्य के लिए, इस रोजगार के लिए, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए एक बार। राज्य में संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डोरंडा स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और संविधान में वर्णित बातों को याद किया। इस दौरान उन्होंने सामूहिक प्रस्तावना पाठ की स्थापना भी की, शपथ भी ली। वहीं कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कक्ष ने कहा कि भारत के कई धर्म और विचारों को एक साथ बांध कर रखने वाला संविधान ही है। देखिए, आज संविधान दिवस है। मैं समस्त लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले और खास करके भारतवर्ष जो विभिन्न खंडों में बटा हुआ है, विभिन्न जात धर्मों में बटा हुआ है, विभिन्न सोचों में बटा हुआ है, उसको पूरे देश को एक सूत्र में बांध के अगर कोई रखा हुआ है तो आज हमारा संविधान है। आज जितने भी संविधान निर्माता हैं हम उनको याद कर रहे हैं। देखिए, भारत विविधताओं में एकता का प्रदेश है, और भारत में 2 ही विचारधारे हैं, एक संवैधानिक विचारधारा, एक मनुस्मृति की विचारधारा। अगर हम मनुस्मृति की विचारधारा को अगर हम ग्रहण करते हैं तो समाज की जो खाई है, जो एक दूसरे के प्रति जो नफरत का भाव है वो बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम मातृ पूजा देश के लोग हैं। अगर हम मनुस्मृति की ओर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम माता का भी अपमान कर रहे हैं। तो आज संविधान दिवस है, अगर पूरे देश को अगर एक सूत्र में बांध के रखना है तो वो संविधान का वो प्रस्तावना जिसमें पूरा देश समाहित है, उस प्रस्तावना के अनुरूप हमको देश को आगे बढ़ाना होगा, देश के एक एक नागरिक को चलना होगा, तभी जो है देश। रांची में पूर्व नेता प्रतिपक्ष उमर बावरी ने संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने संविधान के मूल सिद्धांतों को बताया, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। लोकतंत्र, और इस लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी आधारशिला है वो है भारत का संविधान। आज ही के दिन हमारे महापुरुषों ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में इस संविधान को संविधान सभा में समर्पित किया था अपने राष्ट्रपति के हाथों, और इसके बाद 26 जनवरी 1950 से देश पूरी तरह से गणतंत्र अपने आप को घोषित करके यह यात्रा प्रारंभ की थी। आज देश
अपने आज़ादी के 76 साल पार कर चुका है। गणतंत्र के रूप में भी हम मजबूत हो रहे हैं। और जहाँ पूरे विश्व के बाकी देशों को देखते हैं, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देशों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इतने डाइवर्सिटी के बाद भी, इतनी विविधता के बाद भी, अगर यदि भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक होकर के चल रहा है, इतने बोली भाषा प्रांत के रहने के बाद भी, विविधता और इतने उथापुथल के बाद भी आज यदि भारत एक होकर चल रहा है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है, तो उसका एक ही मात्र कारण है। गिरिडीह के सदर प्रखंड के पंचायत सचिवालय तोलीडीह में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और संविधान दिवस भी मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदर अनुमंडल पदाधिकारी अंचल अधिकारी जितेंद्र प्रसाद समेत अंचल के कर्मी उपस्थित हुए। इस दौरान कुछ लाभुकों को ऑन द स्पॉट प्रमाण और स्वीकृति पत्र भी दिए गए। सचिवालय तेलोडी में आपके सरकार आपके द्वार का सेवा अधिकार सप्ताह का तहत जो है सो मनाया जा रहा है। इसमें तमाम तरह के जातीय, आय, आवासीय, जन्म, मृत्यु और वृद्धा, दिव्यांग और विधवा पेंशन का लिया गया, जिसमें कुछ लोगों को ऑन द स्पॉट जन्म प्रमाण पत्र बना के दिया गया, कुछ लोगों को पेंशन का स्वीकृति भी दिया गया और कुछ अगुआ आवास की भी स्वीकृति दी गई जो पूर्व में जिनका अप्लाइड था। तो आज हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी हम लोग मनाए। इसमें हम लोग एक साथ सभी लोगों मिलकर के शपथ लिए, क्योंकि संविधान के बगैर किसी भी भारतीय का जीवन एक तरह से समझिए शून्य है। बगैर संविधान के हम लोग नहीं चल सकते। जब हम लोग निकलते हैं, संविधान का एक व्यवहार है, यानी हम आपके साथ आपके जो मौलिक अधिकार है उसका हम कभी हनन ना करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह हमें संविधान सिखाता है। झारखंड के नया सराय के उत्तरी टुंडल पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जहां नगरीय प्रखंड के सीओ और विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ मजंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। आज जो है यहाँ इस कार्यक्रम में जो है प्रमाण पत्र को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किए हैं, परिसंपत्ति वितरण भी हुआ और अत्यधिक संख्या में यहाँ लोग आए हैं, अपने सारे जितने भी सरकारी योजना है उनके जानकारी ले रहे हैं, प्रमाण पत्र भी ले रहे हैं और पूरा प्रखंड प्रशासन के सभी लोग जो है यहाँ हैं, अपने आवेदन वगैरह लेते हुए ऑनलाइन पोर्टल में एंट्री भी हो रही है और सभी लोगों को अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो यहाँ लाभ इस शिविर के माध्यम से लें। ये जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम उसी दिशा में है कि प्रखंड प्रशासन, जिला प्रशासन जो है पंचायत तक और लोगों के घर द्वार पर आके योजनाओं का जानकारी दे रहे हैं और सुविधा दे रहे हैं और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो है ये सारे आवेदनों का हम लोग ट्रैकिंग करते हैं और इन सब का जो है निष्पादन जो है हम लोग समय करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पिछले 3 सालों से झारखंड के युग पुरुष कहिए, डायनामिक कहिए या बड़े सोच वाले मुख्यमंत्री का जो ये आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम जो चल रहा है, तो ये कार्यक्रम जो है निश्चित रूप से पूरे देश में सबसे चर्चित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की कम से कम 37 योजनाएं जिनका लाभ जनता को दिया जा रहा है, जो मिल नहीं रहा है, तो सरकार ने निर्णय लिया कि सरकार ही खुद उनके पंचायत में जाए और उनको बताए कि देखिए हम आपको ये दे रहे हैं, इसका आप लाभ लीजिए। बहुत जगह में जागरूक हुए हैं, लोग लाभ ले रहे हैं, कहीं जागरूक नहीं है तो लाभ नहीं ले पा रहे। तो जो सरकारी अफसर हैं, सरकारी महकमा हो गया या झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार के साथ जो मिले हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा इसको
बीजेपी सरकार के सीएम से लेकर मंत्री तक दावा करते हैं कि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर की स्थिति तो यह है कि यहां किसान अपनी फसल को फेंकने को मजबूर हैं। मंदसौर के प्याज किसान कम कीमत से बेहद परेशान हैं। थोक मंडी में महज 1-2 रुपए प्रति किलो भाव मिल रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के किसान बिल्कुल अलग वजह से रो रहे हैं। प्याज की कीमतें पिछले साल 25 से 30 रुपए प्रति किलो से गिरकर इस सीजन में 1 से 2 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। बेहद कम कीमतों की वजह से लागत भी नहीं निकल पाने से किसान बहुत परेशान हैं। विरोध जताने के लिए किसानों ने सोमवार को जिले के धमनार गांव में प्याज का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया। इसका कारण यही है कि मतलब मार्केट में भाव नहीं है, इसी कारण से मतलब यह शव यात्रा निकाली गई, क्योंकि किसान परेशान हो चुके हैं, इस सरकार से भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि भाव किसी चीज़ का भी नहीं है, न सोयाबीन का है कि गेहूं का है कि किसी भी चीज़ का भाव नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है कि जब प्याज की इतनी लागत लगने के बाद भी अगर किसान को पैसा नहीं मिल पाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? किसान को आत्महत्या करना या फिर क्या करे? सरकार को मतलब किसी भी तरह से सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर अपन को यही उपाय है कि शव यात्रा के माध्यम से या मतलब पत्रकार लोगों के इस माध्यम से उनको जागरूक करें और सरकार तक इस संदेश को पहुंचाया जाए। ना सोयाबीन का भाव है, ना प्याज का भाव है, ना लहसुन का भाव है, किसी भी फसल का भाव नहीं है। मतलब किसान हताश हो गया है, इस कारण आज उसको प्याज की अंतिम शव यात्रा निकालनी पड़ी। क्योंकि हमारी सरकार से ये मांग है कि कम से कम MSP प्याज पे तय होना चाहिए और 15 से 15 रुपये तो किसान की लागत आती है प्याज को पैदा करने में, तो कम से कम 25 रुपये तक तो बिकना चाहिए, ताकि 1.5 गुना उसका समर्थन, उसको लागत उस पर मिल सके हमें। किसानों का कहना है कि वे अपनी फसल को थोक बाजार तक ले जाने का खर्च उठाने के बजाय उसे नष्ट करना पसंद करेंगे। आज स्थिति ये बनी हुई है कि 20 से 25 पैसे और 1 रुपये किलो तक ये बिक रहे हैं। हमें मंडियों में जब ले जाते हैं तो रास्ते में फेंकना पड़ रहे हैं। आज लागत मूल्य तो दूर की बात, उखाड़ने की मजदूरी भी नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि गांव से लेकर के मंडी तक जाते हैं उसका भाड़ा भी हमें नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति बनी हुई है कि किसानों की अन्य फसलें तो अतिवृष्टि के कारण खराब हो गई, लेकिन प्याज पे जो एक आस थी हमारी, वो प्याज भी आज हमारी देश की सरकारें नहीं ले रही है और किसानों को भाव नहीं मिल रहा है। इससे आज हम आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यदि यही स्थिति चली तो हमको आत्महत्या करना पड़ेगी। वो दिल पर पत्थर रखकर रोटावेटर कर रहा है ताकि अगली फसल उसकी जगह गेहूँ कोई चने लगा रहा है, वो समय निकल रहा है, उस समय के हिसाब से वो रोटावेटर करके अगली फसल की तैयारी कर रहा है ताकि अपना घर परिवार चल सके। अगर यही प्याज 30-40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो होता तो लोगों के किचन का बजट बिगड़ जाता, लेकिन 1-2 रुपये किलो में कोई किसानों के साथ खड़ा नहीं है। किसानों ने स्थानीय तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकार से प्याज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने में हस्तक्षेप करने की अपील की गई। आज ये धमनार में प्याज उत्पादक जो कृषक हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था कि प्याज के मूल्यों में बढ़ोतरी हो, तो उस संबंध में जो है ज्ञापन को वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा शासन को भेज दिया जाएगा। कुछ विरोध भी किया था, शमशान घाट में आए। शमशान घाट में आज ये अंत्येष्टि का कार्यक्रम रखा था, उसके बाद भी ये ज्ञापन दिया गया। किसानों का कहना है कि उनकी हालत इससे बदतर नहीं हो सकती। वे सरकार से निर्यात प्रतिबंध हटाने की अपील कर रहे हैं ताकि उन्हें विदेशी बाजारों तक पहुंच मिल सके, जिससे उन्हें उम्मीद है कि इससे प्याज की कीमतें बढ़ेंगी और उनकी लागत वसूल हो जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।